नमस्कार दोस्तों, बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईंट, मनके तथा हस्तियाँ। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानी जाती थी। इसकी खोज 1921 में पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी, इन्होंने की थी। तो हड़प्पा शब्द जो था ये आपका हड़प्पा नामक स्थान से मिलने के कारण इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। इसका जो समय काल माना जाता है 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके जो कुछ चरण बांटे गए, 3 चरणों में इसको बांटा गया। प्रारंभिक चरण इसका जो है 6000 से 2600, जिसको प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये शुरुआती काल माना गया है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 2600 से 1900 शहरी चरण या परिपक्व चरण के नाम से जाना जाता है। ये समृद्ध चरण था, क्योंकि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता थी अपने पीक पर थी। यहीं पर इसको शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता के नाम से जाना गया इसी काल को। इसके ही बाद जो तीसरा चरण आता है 1900 से 1300, ये पतन का चरण है, क्योंकि इस समय इसके पतन का काल शुरू हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन, ईंट जो कि पकी और कच्ची थी, अन्य वस्तुएं भी मिली जैसे मोती, तांबे की वस्तुएं इत्यादि। हड़प्पा मोहरे संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु यानी पुरानी वस्तुएं जो इनकी हैं, प्राचीन वस्तुएं। तो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी मोहरों पर। सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मतलब जो इनकी मोहरें हैं या इनकी जो लिपि है उसको अभी तक हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। फिर भी इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवास, मृदभांड यानी जो इनके मिट्टी के बर्तन थे, आभूषणों में ये मनकों का इस्तेमाल करते थे। जो मोती वगैरह यार जो लकड़ी नहीं होती जिनको मतलब डोरी में डाल के माला बनाते थे, माला जपते भी आज के लोग, वो सब चीज़ें आभूषणों में ही आती थी। औजारों तथा मोहरों से बहुत जानकारी मिलती है। अगर हड़प्पा की बस्तियों की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से ज़्यादा हड़प्पा स्थल खोजे जा चुके हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भारत है ना वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। द्वीप जो होता है वो 4 ओर से पानी से घिरा होता है, इसीलिए उसको द्वीप बोलते हैं। उपमहाद्वीप का मतलब हो गया जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, जैसे भारत गुजरात, दक्षिण और आपका बंगाल साइड 3 ओर से घिरा हुआ है पानी से, तो इसीलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं भारत को। तो 2000 से ज़्यादा यहाँ पे हड़प्पा स्थल खोजे जा चुके हैं। लेकिन इनके जो 5 प्रमुख शहर थे, हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसके बहुत से शहर थे, जैसे भारत में भी आप देखते हो बहुत सारे स्टेट हैं, उसी प्रकार इस सभ्यता में भी बहुत सारे राज्य रहे होंगे, ठीक है। जो प्रमुख शहर थे, जैसे इनका राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, ठीक है, आप उसको देख भी सकते हो। उसके अलावा मोहनजोदड़ो आपका इंडस नदी के पास में है, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। सिंधु नदी उसी के पास जो खोजी गई थी। ये सबसे बेहतर सभ्यता में से एक है मोहनजोदड़ो। उसके बाद हड़प्पा, ठीक है, जिसके नाम पे सभी सभ्यता को नाम पड़े, ये भी आपकी पाकिस्तान में है। धोलावीरा ये आपके गुजरात के कच्छ में है। और जो आपकी एक गनवेरी वाला है ये भी पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में। तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में रही होंगी। अब जाहिर सी बात है कोई भी सभ्यता नगरीय सभ्यता डायरेक्ट नहीं बन सकती, इससे पहले कोई तो ग्रामीण सभ्यता रही होगी ना। तो कहते हैं कि इससे पहले भी एक सभ्यता रही थी, ठीक है। तो यह संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से समृद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कुछ पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इनसे पहले जो सभ्यता थी वो मतलब 7000 ईसा पूर्व की मानी गई, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है 6000 से 1300, लेकिन ये 1000 साल पहले और पहले इससे सभ्यता थी जिसका समय काल 7000 माना गया। तो इनकी जो बस्तियां थी ना वो आमतौर पर छोटी होती नहीं। हाल ही में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जो कि 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती जो आपके कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं कि ये लोग पहले कृषक थे, किसान थे, फिर हल्के हल्के मतलब 1000 के टाइम पीरियड में ये लोग नगरीय सभ्यता बन गए और काफ़ी लंबे समय तक वो नगरीय सभ्यता रही।
और 1300 ईसा पूर्व के आते आते वह अपने पतन की ओर चल दी। ठीक है, कैसे पतन हुआ उसके कई प्राकृतिक कारण बताए जाते हैं, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी चरण जो परिपक्व चरण है, प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम है। मतलब जो आपका शहरी चरण जिसे परिपक्व यानी मैच्योर चरण कहते हैं, जहाँ पे अपने पीक पे था, और प्रारंभिक चरण इसमें क्रमिक परिवर्तन हुआ ना भाई। आपका प्रारंभिक चरण आया, शहरी चरण, पतन चरण क्रमिक हुआ ना, मतलब अरेंजमेंट के साथ। तो वो परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था कि इनमें परिवर्तन आते गए, वैसे वैसे आंतरिक विकास आते गए। ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से आपकी मतलब जो इनके पदार्थ थे जो ये यूज़ करते थे, ठीक है, उन सब का भी एक मतलब कि चरम पे ये अपने पहुंच गए थे। हल्के हल्के चरम पे जाने के बाद आदमी पतन की ओर जाता ही है। उसके बाद अगर हम देखें तो निर्वाह के तरीके, निर्वाह यानी जो इनके जीवन निर्वाह के तरीके थे उनको देखें तो कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद जानवरों, मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। ठीक है, जिनका खाने पीने की पद्धति थी। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। तो इनके जो खाने पीने की आदतें थी और जो उस समय के जो दाने मिले जर्जर अवस्था मिले, लेकिन उनसे हमें जानकारी मिल गई है कि कैसे अनाज वगैरह ग्रहण करते होंगे। अनाज मिले हैं जो कि गेहूँ है, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल हैं, जो कि आज भी वर्तमान में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं। ठीक है, गुजरात में कौन सी सभ्यता थी? धोलावीरा कच्छ में। तो गुजरात में ही जाहिर सी बात जो लोग धोलावीरा वाले खाते होंगे भाई बाजरे के दाने, यहीं खेती होती होगी। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम है। हड़प्पा स्थल से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस की हड्डियाँ प्राप्त हुई। अब मवेशी क्या होता है? मवेशी उन जानवरों को कहते हैं ना जिनकी रीढ़ की हड्डी हो, मतलब 4 पैर वाले जो ऐसे जानवर होते हैं, जैसे सांप है, वो मवेशी नहीं है। ठीक है, कैसा मवेशियों में नहीं आता, लेकिन आपका भेड़, बकरी ये सब होगा, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी 4 पैर का जानवर जिसकी रीढ़ हो वो मवेशियों में आ जाते हैं। तो पूरा प्राणी विज्ञानियों एवं जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि यह सभी जानवर पालतू थे। मतलब ये सारे जो जानवर थे ना ये पालतू थे, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब कि यहाँ पे मिल गई हड्डियाँ। पालतू थे, उनको खाते थे नहीं खाते थे पता नहीं, पालतू थे ये पता चल गया। मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो ये अगर कृषि प्रौद्योगिकी की बात करें, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की, तो इसमें स्पष्ट जानकारी नहीं है। पुरातत्वविद मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, कि भाई बिना बैल के इतना बड़ा खेत कैसे लोग जोत लेंगे। साथ ही कई स्थलों जैसे बनावली जो कि आपका हरियाणा में है, से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले, मतलब खिलौने के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं मिट्टी के बर्तन। जैसे अभी भी कई बर्तन या मिट्टी के मिलते हैं ना खिलौने, तो पता चलता है ना कि कैसे बर्तनों का इस्तेमाल होता है। तो उस समय मिट्टी के हल मिले, यानी हल की तो जानकारी होगी। इसके अलावा पुरातत्वविदों को कालीबंगा जो कि राजस्थान में है नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, वो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है। मतलब जो आरंभिक शुरुआती था उससे संबंधित है ये। ठीक है, पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों की पहचानने का प्रयास किया। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया। मतलब उनके जो वहाँ पे औजार मिले तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के औजारों को प्रयोग करते हैं खेती के लिए। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित हैं। अर्धशुष्क मतलब पानी की कमी है, सूखे स्थान है। ठीक है, लगभग सूखे स्थान है जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। मतलब बिना कुछ सिंचाई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किए आप खेती कर ही नहीं सकते हो, पानी है ही नहीं, पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में सुरतुघई नामक एक हड़प्पा स्थल है। तो वहाँ से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं कि यहाँ पे लोगों ने नहरें काट रखी होंगी, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले।
ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। मतलब हो सकता है कि जो बहुत सी नहरें गाद गंदगी से नहीं भर जाती, तो भर गई हो, ख़त्म हो गई होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो, जिनने नहरों का नहीं किया, भाई कुओं के पानी से ही इनने सिंचाई कर ली। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। ठीक है, तो धोलावीरा गुजरात में जलाशयों का भी मतलब वो मिला है कि जलाशय होते थे। हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर, ये जो इनके योजनाबद्ध शहर, इनकी जो नगर योजना थी ना, नगर निर्माण टेक्नोलॉजी काफ़ी भाई समृद्ध थी, जो आज भी देखी जाती है। जैसे आपका जो मोहनजोदड़ो है ना, उसका ड्रेनिंग सिस्टम इतना अच्छा था कि अभी हाल ही में 1 साल 1.5 साल पहले पंजाब में बाढ़ आई, तो उस समय जो सरकार के द्वारा बनाए गए जो नालियाँ थी जिनसे पानी मतलब हटाया जा सकता है, ड्रेनिंग सिस्टम, वो इतना अच्छा नहीं था कि हज़ारों साल पहले मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो बनाए गए जो ड्रेनिंग सिस्टम थे वो वर्किंग में थे, और उन्हीं से ही सारा जो इनका बाढ़ आई है उसका पानी उसी से निकला है अभी तक, मतलब वर्किंग में है इतना पुराना होने के बाद भी। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा जो पहलू है शहरी केंद्रों का विकास। ठीक है, मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है, मतलब जो प्रसिद्ध पुरास्थल है वो तो मोहनजोदड़ो, जैसा हमने बताया उसकी ट्रेनिंग सिस्टम, वहाँ पे हर घर में कुएँ थे। ठीक है, मतलब पर समृद्ध लोग रहे होंगे। दूसरा जो उनका जल निकास की वो प्रणाली थी वो बेहतर थी कि कभी भी बाढ़ आ जाए पानी स्टोर ना हो पाए सड़कों पे। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल आपका हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध स्थल है। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। अब जो ऊंचाई पे बनाया गया होगा ना, वो उसमें समृद्ध लोग या आपके पुरोहित रहे होंगे, जो कि आप आगे ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे भी। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर के नाम दिया है। दुर्ग जहाँ पे मतलब कि कोई मतलब बड़े काम होते हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, ऊंचाई पे था ये दुर्ग। निचला शहर आप जान ही रहे हैं, जहाँ पे आम लोग रहेंगे। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, तो हल्के हल्के उसको लेपते गया, ऊंचा होता गया। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है। दुर्ग उसको दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। तो इसको अलग कर दिया गया था निचले शहर से, दीवार से घेर दिया कि कोई भी ना आ पाए बिना परमिशन। जो आपका निचला शहर था वो भी दीवार से घिरा हुआ था। नालों के निर्माण की बात करें तो जो जल निकास प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। जल निकास जो वही बताया ड्रेनिंग सिस्टम था कि सड़क पे पानी ना जमा हो अगर बाढ़ आंधी बारिश आती है तो। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उन्हें अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यानी पहले आपकी नालियों के साथ गलियों को बना दिया गया था। ठीक है, फिर आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था, क्योंकि वहीं से नाली निकली हुई थी। गृह स्थापत्य की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है, निकला नहीं निचला होगा यहाँ पे, निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है कि यहाँ पे भाई आवासीय लोग रहते थे, आम लोग, घरों का उदाहरण। इसमें से कई एक आंगन पर केंद्रित हैं जिनके चारों ओर कमरे बने हैं। यहाँ पे या तो लोग कुछ गेम वेम खेलते होंगे, जैसे मान लो जिम विम रहा उस टाइम का। ठीक है, मतलब सब लोग बैठते हैं, मनोरंजन केंद्र। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित हैं कि बीच में आंगन है और चारों ओर कमरे बने हैं। संभवतः आंगन खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र होगा, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। बाहरी दीवार से अंदर कमरे को देखा जाना संभव नहीं था, जिससे प्रथा का भी पता चलता है। मतलब जो इनका गेट था, मेन गेट होता है, उससे अगर आप अंदर देखो, हम लोग के घरों में देखते हैं तो अंदर का दिखता है ना, इन्होंने इस तरीके से बनाया था कि आप अंदर का देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, अंदर देखने के अंदर जाना पड़ेगा। तो मतलब वही है कि प्रथा रही होगी उस टाइम पे कुछ।
कि अंदर का ना दिखे। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। स्नान घर था ना, वो उसी से ही पानी नालियों के माध्यम से चला जाता था। सीढ़ियों को देखने से पता चलता है कि 2 मंजिला घर भी रहे होंगे, इसीलिए भाई सीढ़ियाँ थी, ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ मिली है ना। कई आवासों में कुएं भी थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। अब समझ लो 700 कुएं थे एक शहर में, तो गरीब शहर थोड़ी रहा होगा उस समय का। तो ठीक है, इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।